Okay, so let's start the rest of the part of polity. So basically polity part 2, polity part 1 हमने कल करा था. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो बेसिकली हमारा सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, उसके बारे में बात करते हैं. तो फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, दैट इज़ ऑन जनवरी 26, 1950. तो इस टाइप के जो पर्सनस हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगे जनवरी 26, 1915 को. बात करते हैं इसके बारे में. आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजन्स न्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. जो लोग सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट, दैट इज़ 26 जनवरी 1915 को इंडिया का सिटीजन से, विल रिमेन द लाइक बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग. आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है उसके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है. ठीक है. आर्टिकल 7 क्या बोलता है? सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड रिटर्न. सो बेसिकली आर्टिकल 7 बात करता है जो पर्सन पाकिस्तान तो माइग्रेट कर गया था, फिर उसके बाद रिटर्न किया इंडिया. ठीक है. उसके सिटीजनशिप कार्य के बारे में बात करता है. आर्टिकल 8 क्या बात करता है? आर्टिकल 8 बोलता है सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया. जो बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कहीं ना कहीं उसका जो रूट्स है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, बट वो अभी रह कहाँ पे रहा है? आउटसाइड ऑफ इंडिया पे रह रहा है. ठीक है. उसके सिटीजनशिप के बारे में बात कहाँ पे होती है? आर्टिकल 8 में. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग क्या क्या मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है एंड क्या क्या लॉस ऑफ सिटीजनशिप के तरीके हैं. बात करते हैं. मोड ऑफ एक्विजिशन क्या क्या है? तो कौन कौन से तरीके से हम इंडिया का सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं. ऑफन एट टाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से पूछता है कि इनमें से कौन सा तरीका है जिससे सिटीजनशिप अक्वायर नहीं किया जा सकता है. तो याद रखना, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड सम स्पेशल प्रोविजंस. इन सारे तरीकों के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप अक्वायर किया जा सकता है. याद रखना. ठीक है. इसको कुछ ट्रिक बना के याद कर लो. बाकी तो ये बहुत सिंपल है, याद भी रहता है. बाई बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और बाई स्पेशल प्रोविजंस, असम अकॉर्ड. ठीक है. लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं. लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे कैसे हो सकता है? बाई रेनन्सिएशन, कोई खुद से अपना सिटीजनशिप का रिनाउंस कर दे. बाई टर्मिनेशन, इंडिया की गवर्नमेंट जो है बाई एक सम फॉर सम XYZ रीजन्स वो इंडिया की उसका किसी स्पेसिफिक पर्सन का सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर दे. नेक्स्ट है बाई डिप्राइवेशन, डिप्राइव भी किया जा सकता है सिटीजनशिप से. तो 3 तरीके हैं मोड ऑफ लॉस के: बाई रेनन्सिएशन, बाई टर्मिनेशन, बाई डिप्राइवेशन. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या क्या प्रोविज़न, कैसे कैसे क्या क्या होता है. ठीक है. तो सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैब्लिश करा हाई लेवल कमेटी. ठीक है. ऑन इंडियन डायस्पोरा. इंडियन डायस्पोरा के ऊपर हाई लेवल कमेटी बनाई गई सितंबर 2000. ठीक है. इसके चेयरमैन कौन थे? LM सिंघवी साहब थे. ठीक है. LM सिंघवी साहब इसके चेयरमैन थे इंडियन डायस्पोरा के ऊपर हाई लेवल कमेटी के. ठीक है. कमेटी जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में फॉर्म हुई थी. आर्टिकल 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोहिबिट करता है ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल नेशनैलिटी का. कोई भी सिटीजन है वो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ले सकता है. यानी कि इंडिया का भी सिटीजनशिप और किसी और भी कंट्री का सिटीजनशिप नॉट अलाउड. ठीक है. ड्यूअल नेशनैलिटी भी नहीं अलाउड है. नेशनैलिटी या तो तुम्हारी इंडियन हो सकती है या कोई और हो सकती है. 2 नेशनैलिटी नहीं होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. OCI जो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया डज नॉट ग्रांट फुल ड्यूअल सिटीजनशिप. ये OCI जो है वो 2 ड्यूअल सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करता है. OCI क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड एंड कंडीशनल इंडियन सिटीजनशिप फॉर फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. मैंने बताया ना ऊपर में कि ये एक तरह से लिमिटेड कंडीशनल इंडियन सिटीजनशिप है जो कि फॉरेन नेशनल को दिया जाता है जिनका रूट समहाउ इंडिया से जुड़ा हुआ है. ठीक है. उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, उसको OCI कार्ड दिया जाता है. अब 3 टर्म्स आते हैं. एक NRI आता है, नॉन रेजिडेंट इंडिया. एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCI कार्ड होल्डर.
एंड तीसरा आता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनका क्या क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि ये NRI बोलते किसको हैं, तो NRI जो होता है एक इंडिया का ही सिटीजन होता है जो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर रह रहा हो। ठीक है, एंड होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, बट उसके पास जो पासपोर्ट है वो इंडिया का ही पासपोर्ट है, इट इज़ एन इंडियन सिटीजन। बेसिकली वो बंदा तो इंडियन का ही सिटीजन है। ठीक है, बट फॉर सम XY रीज़न, जॉब की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो इंडिया के बाहर रह रहा है, सिंगापुर में, US में, अमेरिका में, UK में, यूरोप में, कहीं पे भी रह रहा हो, उसको NRI बोलेंगे। वेयर एज OCI किसको बोलेंगे, OCI जो होता है अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बंदा जो होना चाहिए वो OCI के अंडर रजिस्टर हुआ होना चाहिए। ठीक है, नॉट एन इंडियन सिटीजन, ये इंडियन सिटीजन नहीं होता है। होल्ड्स अ फॉरेन सिटीजनशिप, जैसे हमने NRI में बात करा ना कि वो सिटीजन तो इंडिया का ही होता है और इंडिया का ही पासपोर्ट होल्ड करता है, बट OCI का क्या है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं होता है एंड ये एक फॉरेन का सिटीजनशिप होल्ड करता है, बट हैज़ रजिस्टर्ड OCI स्टेटस, उसके पास रजिस्टर्ड OCI स्टेटस होता है। कैसे, उसने इंडिया के लिए OCI कार्ड मिल गया है उसको। ठीक है, बट उसको फुल ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिला है, सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेड सिटीजनशिप मिला हुआ है इंडिया के लिए। ठीक है, उसको OCI बोलते हैं बेसिकली। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास PIO क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये किसको बोलते हैं, पर्सन who or whose any ancestor was Indian national and who is presently holding another country's citizenship, foreign passport, not an Indian citizen। ठीक है, holds foreign citizenship। ये भी देखो OCI में और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में सिमिलैरिटी क्या है कि वो इंडिया का सिटीजन तो नहीं होता है। ठीक है, और वो होल्ड क्या करता है, किसी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करता है। ठीक है, ये अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो OCI के लिए लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि हमें भाई OCI कार्ड दे दो। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का स्टेटस दे दो हमें। बट PIO क्या है कि जनरली PIO उसको मिलता है जिसमें अ पर्सन हु और हुज एंसिस्टर वॉज इंडियन नेशनल। जैसे मान लो कि कोई हमारे देश का बहुत बड़ा आदमी था जो फॉरेन का सिटीजनशिप ले लिया। ठीक है, फिर इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी उसको कि भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इंडिया में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो करो। उसके लिए उसको लालच देने के लिए वो बोलेगी कि भाई तुम तो इंडिया के ही सिटीजन थे। ठीक है, इंडिया में आ जाओ। या उसका कोई एंसिस्टर जो है वो कभी इंडिया का सिटीजन रहा हो, तो उस केस में उसको PIO दिया जा सकता है। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट या मतलब उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए PIO का वो हुआ है। तो OCI और PIO में डिफरेंस क्या है कि PIO के केस में या तो वो बंदा जिसको सिटीजनशिप मिल रहा है वो, या उसका एंसिस्टर, उसका जो रूट होगा वो इंडियन नेशनल हो सकता है। ठीक है, बट OCI किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में वो इंडिया का सिटीजन नहीं होता है, वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करता है। ठीक है, बट NRI में क्या है कि वो इंडिया का ही सिटीजन है और इंडिया का ही पासपोर्ट होल्ड करता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं कि इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो NRI जो होता है इंटाइटल टू ऑल बेनिफिट अवेल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ये इंडियन सिटीजन को जो भी राइट्स मिलते हैं वो सारा राइट एक NRI को भी मिल सकता है, वो भी ये सारा राइट अवेल कर सकता है। ठीक है, OCI को क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं, मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू इंडिया फॉर एनी पर्पज, स्पेशल परमिशन नीडेड फॉर रिसर्च। बेसिकली OCI कार्ड होल्डर को इंडिया आने के लिए किसी भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम वो लाइफ लॉन्ग आ सकता है। और क्या है, एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ FRRO से रजिस्ट्रेशन कराने की इसको ज़रूरत नहीं है। पैरिटी विथ NRI इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट बाइंग एजुकेशनल, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन लैंड। सो OCI वाले जो हैं उनको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड में बिल्कुल NRI की तरह राइट मिलेगा, बट वो लैंड बाई करने में, एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन लैंड बाई करने में उनका जो राइट्स है वर्सेस NRI को जो राइट्स है वो
उसमें डिफरेंसेस होगा। बेसिकली उनके राइट्स को थोड़ा सा यहाँ पे कर्टेल किया जाएगा, वो लैंड वगैरह परचेज नहीं कर पाएंगे उतना फ्रीली जितना एनआरआई फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट विथ एनआरआई इन इंटरनेशनल इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है। इंटर कंट्री चिल्ड्रन का जो एडॉप्शन होता है उसमें जो एनआरआई का जो राइट होता है सेम ओसीआई का भी राइट है। नेक्स्ट क्या है, सेम डोमेस्टिक एयर फेयर टैरिफ एंड इंडियन एज इंडियन नेशनल। ओसीआई वालों को भी डोमेस्टिक एयर फेयर जो होता है वो सेम देना पड़ता है जितना कि एक इंडियन नेशनल देता है। नाउ पीआईओ के बारे में बात करते हैं। पीआईओ में कोई स्पेसिफिक सब स्टैट्यूटरी बेनिफिट के बारे में बात नहीं किया जाता है। वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं कि वीज़ा किसको किसको रिक्वायर्स है। एनआरआई को कोई वीज़ा रिक्वायर नहीं है सिंस वो इंडिया का ही पासपोर्ट होल्ड कर रहा है। ओसीआई को भी कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। पीआईओ का क्या होता है, रिक्वायर्स अ वीज़ा बेस्ड ऑन एक्टिविटी। वो किस एक्टिविटी के लिए इंडिया आना चाह रहा है उस एक्टिविटी को देखते हुए विल डिसाइड कि उसको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा चीज़ किसके अंडर मेंशन्ड है। तो जो एनआरआई वाला कॉन्सेप्ट हो इज़ कवर्ड अंडर इंडियन सिटीजनशिप लॉ। ओसीआई वाला कॉन्सेप्ट है वो गवर्न अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर गवर्न होता है। पीआईओ वाला जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ नॉट अ सिटीजन गवर्न अंडर पीआईओ रूल्स, ये पीआईओ रूल के अंडर गवर्न होता है। नाउ मर्ज इनटू ओसीआई एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। अभी पीआईओ और ओसीआई को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है और एक बना दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से सिटीजन होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोग सिटीजन होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एनआरआई होते हैं वो तो ऑलरेडी ए सिटीजन है, ठीक है। ओसीआई जो है मे अप्लाई फॉर अ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं वो इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआईओ में क्या है, मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें तो नेचुरलाइजेशन का जो तरीका है एक्वायर करने का सिटीजनशिप उससे मीट करके ओसीआई वाला इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है। बट पीआईओ में क्या है कि जिसके पास पीआईओ कार्ड होल्डर है, ठीक है, वो बंदा जब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा है उसके पहले इंडिया में वो 7 years तक रहा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ पीआईओ। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट का क्या है, कैसे है, क्या होता है। इंश्राइंड इन पार्ट थ्री का पार्ट है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में सारे फंडामेंटल राइट मेंशन्ड है, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ दे अगर कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट, डिराइव कहाँ से किया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिल ऑफ कोर्ट्स, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है। एक्ट एज लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी एक्शंस। ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उनके आर्बिट्ररी एक्शन को लिमिट करता है। अप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शियल लॉ इन स्पेसिफिक एरिया। जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एन एब्सोल्यूट इन इट्स टर्म, बट इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शियल लॉ इन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 क्या है, ठीक है। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इट डिफाइंस स्टेट्स टू इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेट का मतलब क्या है, इस टर्म्स को डिफाइन करता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, क्या बोलता है कि जो स्टेट है वो इंक्लूड क्या करता है, गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को इंक्लूड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है, स्टेट बनता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, इसके अंदर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 बात करता है कि लॉ इन कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स से इनकन्सिस्टेंट है उनके बारे में बात करता है, और उन सारे राइट्स को इट डिक्लेयर्स ऑल लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट एज वॉइड। जो भी राइट फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा
वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 13 बोलता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोवाइड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी बोलता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोई भी जजमेंट, कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने बनाया है उसको अगर जुडिशरी चाहे तो रिव्यू कर सकती है कि वो कौन से ग्राउंड पे है, उसकी क्या वैलिडिटी है, वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है, केशवानंद भारती केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था जो 1973 में आया था। उसमें ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी स्टक डाउन इफ़ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट के उस पार्ट को वायलेट करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो स्टक डाउन किया जा सकता है। दिस वाज द जजमेंट गिवन इन केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक्चुअली चलते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मेंशन्ड है। एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है, अब देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर क्या क्या है। तो इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग ही बराबर हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश ओरिजिन है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। एक बार मतलब एक इट्स अ टाइप ऑफ नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो कि नो स्पेशल प्रिविलेज देता है। किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि भाई तुमको अच्छा ट्रीट किया जाएगा, उसको ख़राब ट्रीट किया जाएगा। इक्वल सब्जेक्ट टू लॉ, इक्वल सब्जेक्शन टू लॉ बात करता है। नो पर्सन अबव द लॉ, कोई भी लॉ पर्सन जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है, सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ की है कि लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब। नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ये जो है अमेरिकन ओरिजिन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या था, ब्रिटिश ओरिजिन नेगेटिव कॉन्सेप्ट था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, अमेरिकन ओरिजिन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। बेसिकली जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो इनइक्वालिटी को प्रिवेंट करने के बारे में बात करता है। तो जब प्रिवेंट करने के बारे में बात करता है तो इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो ये बात करता है कि भाई सबको सेम समान तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, तो ये इक्वलिटी के बारे में बात करता है, ये किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और अमेरिकन ओरिजिन है। इसमें क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस सेम है तुम्हारे तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, कहीं पे भी कोई लॉ मॉडिफाई करके नहीं दिया जाएगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, जो सेम है उनको सेम ही ट्रीट करो। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेज एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलए, फॉरेन डिप्लोमेट्स एंजॉयज इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस। तो जो भी हमने बात करा ना कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वल मिलेगा, नहीं, ये इसका एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएज, फॉरेन डिप्लोमेट्स को कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं कि उनको तुम नॉर्मल आदमी के कंपेयर में सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। दे विल इंजॉय सम इम्यूनिटी एंड दे हैव सम प्रिविलेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो बेसिकली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, अप्लाइज टू बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। सो कोई स्टेट भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, एज वेल एज कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि बस स्टेट को ही ये प्रोहिबिट कर रहा है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल को ही प्रोहिबिट करता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। कहीं कहीं पे वीमेन एंड चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है। ठीक है, वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस।
सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं, एस एंड एस को भी कुछ एक्सेप्शन मिले हुए हैं, EWS को भी कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन एज इन अगर बोलोगे कि भाई जॉब्स में तो डिफरेंट सेक्शन को SC ST EWS को रिजर्वेशन मिला है, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट, ठीक है। इसके बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा बेसिस था ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाले में? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ? डिसेंट ऐड हुआ है और रेसिडेंट ऐड हुआ है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तो पहले से था, डिसेंट और रेसिडेंट के बेसिस पे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है पार्लियामेंट कैन डिस्क्राइब रेसिडेंट फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। जैसे होता है ना कि किसी स्पेसिफिक स्टेट्स में जॉब के लिए कि उसी स्पेसिफिक स्टेट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाना पड़ेगा कि हाँ भाई रेसिडेंट वाला रूल है। नेक्स्ट क्या है इसका? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रोविज़न गवर्नमेंट कर सकती है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें क्या था? 103 अमेंडमेंट में रिजर्वेशन फॉर EWS इन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया, ये भी एक टाइप से इसका एक्सेप्शन ही है। आर्टिकल 17 के बारे में बात करते हैं। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है कि किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस अलाउड नहीं है इन एनी फॉर्म, ठीक है। ऑल दो अनटचेबिलिटी वर्ड जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ये जो है इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल टू, तो ये स्टेट तो कर नहीं सकता है ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल। कोई भी टाइटल कोई स्टेट है जिसको महामना, महाराजा इस टाइप का टाइटल नहीं दिया जा सकता है, वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है। इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट से भी इंडियन सिटीजन कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। हाँ, याद रखना यहाँ पे मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल अलाउड है। जैसे डॉक्टर लगा लेते हैं ना लोग जो PhD कर लेते हैं, या मिलिट्री में जो कॉलोनियल और इस टाइप का जो टाइटल लगाते हैं उनका अलाउड है, बाकी किसी भी टाइप का टाइटल अलाउड नहीं है। इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन से किसी भी प्रकार का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फॉरेनर्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस इन इंडिया नीड प्रेसिडेंट कॉन्सेंट टू एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल और गिफ्ट। फॉरेनर्स जो इंडिया में पब्लिक ऑफिसेस होल्ड कर रहे हैं उनको भी अगर बाहर से कोई टाइटल या गिफ्ट लेना है तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड, भारत रत्न पद्मा अवार्ड, ये सारी चीज़ों की इन सब की वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है कि भाई जो पद्म विभूषण है, भारत रत्न मिला है, वो अपना ये टाइटल लगा सकता है, ठीक है। बाकी जो ये लगा लेते हैं कि IAS फलाना, SDM फलाना, दिस टाइटल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पहले हमने बात करा राइट टू इक्वालिटी की, नेक्स्ट है अपना राइट टू फ्रीडम का, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 आता है। सबसे पहले क्या करता है ये? प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स फॉर सिटीजन्स ओनली, ये सिटीजन के लिए ही अलाउड है, बाहर फॉरेनर्स को नहीं है। अब ये 6 फ्रीडम्स क्या क्या हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुली असेंबली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स, मूव फ्रीली अक्रॉस इंडिया, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इसको कैसे याद रख सकते हैं? नेक्स्ट भी देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था जो डिलीट हो गया।
एंड नेक्स्ट राइट सब्जेक्टिव टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये सारे जो राइट्स हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को के लिए सब्जेक्टेड हैं सेक्शन 144 के थ्रू, ठीक है। अब इन छयों को कैसे याद किया जा सकता है, ये बेसिकली ABCD EF नहीं था, फिर G आया शायद, ठीक है, ऐसे है वहाँ पे एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले भाई लोग इकट्ठा होंगे, ठीक है, इकट्ठा होंगे, नहीं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जब स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाएगा, कोई भाषण देगा, ठीक है, तो सबसे पहले लोग बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। जब बोलेंगे बात रखेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होके ही बोलेंगे और बात करेंगे और लोगों को एड्रेस करेंगे। जब इकट्ठा हो गए तो वो अपना एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हैं, और जब एसोसिएशन और यूनियन बना लिया उन्होंने, तो उसके बाद वो घूम घूम के अपना प्रचार भी करने के लिए अलाउड है, तो मूव फ्रीली अक्रॉस इंडिया। उसके बाद उनको कहीं पसंद आ गया कि नहीं भाई मैं इंडिया में शिमला में ही रहना चाहता हूँ, तो दे कैन रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। उसके बाद जब वो वहाँ पे रहने लगे तो प्रोफेशन क्या, मतलब जो स्पेसिफिक कास्ट है वो स्पेसिफिक प्रोफेशन से एसोसिएटेड होगी, ऐसा कोई नियम है नहीं, वो लोग अपना कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 6 राइट्स मिलते हैं हमको आर्टिकल 19 के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस, अगर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस हो गया है तो उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन हमें मिलता है, ठीक है। ये भी अवेलेबल टू सिटीजन, फॉरेनर एंड लीगल पर्सन, ये सबको अलाउड है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के प्रोटेक्शन मिलते हैं। पहला क्या है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है, कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर अ लॉ नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। जिस टाइम पे वो ऑफेंस हुआ, अगर उस टाइम पे वो लॉ नहीं है तो वो पर्सन जो है उसके अंडर तो पनिश नहीं किया जा सकता। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल जो है, जो दिल्ली रेप केस हुआ था शायद 2012 में, उसमें एक जुवेनाइल भी था, तो उसको सज़ा नहीं हुई थी क्योंकि जुवेनाइल उस टाइम पे जुवेनाइल के लिए कोई नियम नहीं बना था। तो जिस टाइम पे क्राइम हो रहा है उस टाइम पे अगर उसके बारे में कुछ नियम नहीं बना है और उसके बाद नियम बना है तो बाद वाला नियम पीछे जाके अप्लाई नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। इट अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज। याद रखना ये बस क्रिमिनल लॉज में ही अप्लाई होता है, सिविल लॉज एंड ऑल उन सारी चीज़ों में ये सारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या मिलता है इन लोगों को प्रोटेक्शन, नो ड्यूअल जियोपार्डी, ठीक है। इसमें होता है ये कि कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। एक ऑफेंस हुआ है उसके लिए 2 बार तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ऑफेंस करा उसने, कुछ क्राइम करा, ठीक है, उसको, और हाँ अप्लाइज ओनली टू जुडिशियल, ये बस जुडिशियल के लिए ही अप्लाइड है। उसने कुछ क्राइम करा, उसके लिए जुडिशरी ने कुछ उसको सज़ा सुना दिया कि चलो भाई तुमको 2 साल का सज़ा हो गया। तो एक बार उसको जब सज़ा हो गया, एक बार उसको जो पनिशमेंट मिल गया, फिर ऑन टॉप ऑफ इट कोई नेक्स्ट पनिशमेंट नहीं मिल सकता है फॉर द सेम क्राइम। वो अगर क्राइम सेम है तो अगर कुछ दूसरा क्राइम भी कर देता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय नो डबल जियोपार्डी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट उनको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, खुद के अगेंस्ट बयान देने के लिए, खुद के अगेंस्ट जाने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगर वो खुद से कुछ टेस्टिमनी दे रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस, ठीक है। अप्लाइज टू ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। अगर पुलिस पकड़ के ले जाए आपको और बोले कि यहाँ पे साइन करो, लिखो कि हाँ मैंने एक क्राइम करा है और यहाँ पे साइन करो, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अलाउड है। कल के दिन जाके जज के सामने बोल दोगे कि ये इन्होंने हमें फोर्स करा था एंड ये जो भी हमने लिखा है वो अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, तो दैट विल नॉट बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डज नॉट अप्लाई टू मार्शल ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन। मार्शल ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन के बारे में अगर आप कोई मार्शल ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस केस में ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। थंब प्रिंट, सिग्नेचर्स, ब्लड सैंपल्स एट्सेट्रा, ठीक है, डज नॉट अप्लाई टू
दिस अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग नॉट सिविल। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ही ये अप्लाई होता है, सिविल्स के लिए नहीं। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड लाइफ एंड लिबर्टी में क्या क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। किसी भी बंदे को उसकी पर्सनल लिबर्टी के लिए और लाइफ के लिए तुम उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट अगर कोई लॉ स्टैब्लिश हुआ है तो। ये इसके बारे में भी बहुत सारी केसेस आए थे, देख लेते हैं कि करके। गोपालन केस आया 1950 में, उसने नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली कैन नॉट फ्रॉम देखो, नैरो इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। वो बोला कि भाई जो लॉ है वो बंदे को प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूशन तो मिलेगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन से, एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो प्रोटेक्शन है, बट नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव के थ्रू अगर कोई भी लॉ बन गया तो उसमें उसको प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली गोपालन केस 1950 में क्या हुआ कि नैरो इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया, जिसमें बोला गया कि बस तुम्हें प्रोटेक्शन आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही है, ठीक है। आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नेक्स्ट आया हमारा मेनका गांधी केस 1978। इसमें इसको वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया, जिसमें बोला गया कि इट रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन can be deprived by a law provided the procedure established by law procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just. It has introduced the Americans. इसमें क्या बोला गया कि इसका वाइडर दिया गया, जिसमें बोला गया कि राइट जिसमें द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव, तभी डिप्राइव किया जा सकता है by a law provided, जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ, बाई दैट लॉ इज़ रीजनेबल। अगर वो लॉ जो है उसका प्रोविज़न जो है वो रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, तभी उसको उससे वो हमारे पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। इट हैज़ इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसने एक अमेरिकन एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस में इवॉल्व हुआ था, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी नॉट मेयर सर्वाइवल। ये बोलता है कि बस जीना ही राइट टू लाइफ नहीं है, बट इज्जत से जीना, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी इज़ वॉट आर्टिकल 21 ट्राइज टू अचीव। आर्टिकल 21 सेफगार्ड राइट टू मैरी। राइट टू मैरी इज ऑल्सो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू प्राइवेसी भी पार्ट है। इसमें बहुत सारे राइट टू लाइफ के अंदर सेक्शंस आते हैं, वो हम कभी और देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 21A क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, जिसको ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया, ठीक है, जिसमें स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स। 6 से 12 साल के सारे बच्चों को कंपल्सरीली फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ये स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूडेड इन DPSP आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के DPSP में भी ये चीज़ें मैंशनड है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 में भी ये चीज़ मैंशनड है। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 11 फ्री एंड कंपल्सरीली एजुकेशन। आर्टिकल 22 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। ग्रांट्स प्रोटेक्शन अंडर बोथ प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोनों टाइप के डिटेंशन में ये प्रोटेक्शन देता है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। आफ्टर क्राइम मतलब क्राइम हो गया है, उसका फिर ट्रायल हुआ, उसके बाद आपको कन्विक्ट किया गया, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बिफोर क्राइम। जैसे आपको सस्पेक्ट किया जा रहा है कि हाँ भाई फला बंदे के वजह से
2 दिन बाद 10 दिन बाद इस एरिया में कुछ क्राइम या कुछ वो हो सकता है, तो उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। प्यूनिटिव क्या होता है कि क्राइम हो गया है, उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद आपको पनिशमेंट मिला है, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट्स क्या क्या हैं आपके? इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई इस ग्राउंड के लिए आपको उठा रहे हैं, अगर ये प्यूनिटिव डिटेंशन है तो। प्रिवेंटिव में ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कंसल्ट अ लॉयर, लॉयर कंसल्ट करने का राइट है आपके पास। प्रोड्यूस बिफोर मैरिज मजिस्ट्रेट इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के बिना आपको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। नॉट अप्लीकेबल टू एनिमी एलाइज, एनिमी एलियंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, मैंने बताया ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया गया है आपको, और एनिमी एलियंस को भी ये अलाउड नहीं है। सेफ गार्ड्स प्रिवेंटिव डिटेंशंस, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड विथ हाई कोर्ट जज फॉर ग्रेटर देन 3 months डिटेंशन। The detention may be continued only where the advisory board consider that there are sufficient ground for further detention, ठीक है। डिटेंशन जो है वो ग्रेटर देन 3 months का कब तभी किया जा सकता है जब प्रिवेंटिव एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट बोले कि हाँ भाई ठीक है, ग्राउंड सफिशिएंट है इसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करने के लिए। ग्राउंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन करने का ग्राउंड आपको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन, ठीक है, इसका भी राइट है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। ये आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, सबको ये राइट अवेलेबल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाई बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल भी और स्टेट दोनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के लिए प्रोहिबिट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या प्रोहिबिट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करता है, बेगर फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, ठीक है, फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट को भी ये बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। एक्सेप्शन क्या है? स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी पब्लिक सर्विस दैट इज़ मिलिट्री सोशल सर्विस। हाँ, इन केस ऑफ जैसे लेट से आपको देश पे कुछ ऐसा आ गया, कुछ संकट आ गया, तो उस केस में आपको कंपल्सरीली पब्लिक सर्विस देना पड़ेगा, जिसमें मिलिट्री या कोई सोशल सर्विस देना है तो वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? बैन ऑन चिल्ड्रन लेबर इन हजार्डियस जॉब, जो खतरनाक टाइप के वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर को बैन करता है। इसमें क्या है देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years इन फैक्ट्रीज, माइन एंड एनी हजार्डस जॉब, इन तीनों टाइप के प्लेसेस में चिल्ड्रन बिलो 14 years को अलाउड नहीं है काम करना। कहाँ कहाँ? फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस जॉब में। क्या अलाउड है इनको? अलाउज चिल्ड्रन कैन डू नॉन हजार्डस और हार्मलेस वर्क इजी हेल्पिंग इन फैमिली शॉप, ठीक है। नॉन हजार्डस और हार्मलेस जॉब कर सकते हैं, जैसे हेल्पिंग इन फैमिली शॉप। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, उसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ इंडिविजुअल। आर्टिकल 25 क्या बात करता है? कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. However, it does not include the right to convert another person to one's own religion, ठीक है। कन्वर्जन का राइट नहीं है, बट आपका जो भी आप अपना रिलीजन मानते हो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है आपका, उसको आप फ्रीली प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपगेट करो, नॉट अ बिग डील। आर्टिकल 26 क्या करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करो, इसकी फ्रीडम देता है। राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन
इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, इसके लिए आप इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। राइट टू मैनेज इट ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन के बारे में आप अपना ओन मैटर डील कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे प्रॉपर्टी का एडमिनिस्टर भी कर सकते हो आप। आर्टिकल 27 क्या बात करता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। इसमें टैक्सेशन से फ्रीडम के बारे में बात करता है कि आप किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर आप वो कर रहे हो तो उसमें आपका फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन है, आपको टैक्स नहीं लगेगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। द स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाई वे ऑफ टैक्स फॉर सच पर्पसेस। किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट टैक्स का जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको नहीं स्पेंड करेगी, ठीक है। फी मे बी लेविड बट नॉट टैक्स, फ़ी लगाया जा सकता है बट इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 28 क्या बात करता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट फंड से चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। दिस डज नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एनी एंडाउनमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग सच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्या है इसके अंदर की प्रोविजंस? सिटीजन विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व इट, ठीक है। अगर किसी का बहुत ही डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उसके पास उसका राइट है कि आप अपने लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करो। अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, ठीक है। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट रन और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन से आते हो, इसके ग्राउंड पे आपको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा चलाया जाता है उसमें एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इंश्योर्स कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एजुकेशनल इक्वालिटी, ठीक है। एजुकेशनल कल्चरल प्रिजर्वेशन और इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी के बारे में बात करता है कौन? आर्टिकल 29। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 30 क्या बात करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। इसमें क्या है कि माइनॉरिटीज़ का कुछ कल्चर होता है ना, प्रैक्टिस होती है या कोई स्क्रिप्ट होता है, लैंग्वेज होता है जिसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो अपना कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कंपेंसेशन इज़ मैंडेटरी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कंपेंसेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होता है फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन का एक्विजिशन करने के लिए कंपेंसेशन देना पड़ता है, फिक्स कंपेंसेशन। द टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, माइनॉरिटी टर्म डिफाइंड नहीं है, वैसे ही अनटचेबिलिटी भी टर्म डिफाइंड नहीं है। इंश्योर्स एजुकेशनल ऑटोनॉमी एंड एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर माइनॉरिटी। आर्टिकल 31 क्या बोलता है? राइट टू प्रॉपर्टी नाउ एबॉलिश्ड एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था, बट अभी ये राइट को रिपील कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रिमूव्ड आर्टिकल 91F, ठीक है। 91F जो था राइट टू
प्रॉपर्टी वाला था उसको रिमूव किया एंड शिफ्टेड प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 30A। आर्टिकल 30 से आर्टिकल 31 से आर्टिकल 30A। आर्टिकल 30A में लीगल राइट तो है बट आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, अभी बताया मैंने। नो डायरेक्ट अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर इट्स वायलेशन। देखो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, ये तो सबको पता होगा। बट अगर आपका आर्टिकल 31 का वायलेशन हुआ है तो इसमें आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये रहा ही नहीं, इसको अबॉलिश कर दिया गया। इसका प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 30A में 300A में चला गया, जहाँ पे हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना के छोड़ दिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। ठीक है, ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये क्या बात करता है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ये आर्टिकल इम्प्लीमेंट किया गया। कि कहीं भी आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं हो रहा है या फंडामेंटल राइट से डिप्राइव हो रहे हो तो आप आर्टिकल 32 के हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्राप्त कर सकते हो। हाँ, एक्सेप्शन भी है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट वायलेशन। अगर नेशनल इमरजेंसी है कंट्री में, उस केस में आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो सस्पेंड किया जा सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट सस्पेंड करेगा अंडर आर्टिकल 359। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226। सो बेसिकली आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 नॉट अदर राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन अगर हुआ है तो उसके लिए रिट इशू कर सकता है बट नॉट फॉर अदर राइट अंडर आर्टिकल 32। सेम आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर राइट। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो वायलेशन के अगेंस्ट तो इशू कर ही सकता है रिट, बट अदर राइट्स अगर आपके वायलेट हुए हैं उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 32 को बोला जाता है इसका नैरो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि ये बस आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट रिट इशू करेगा। और हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसको वाइडर बोला गया। क्यों? क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन के अगेंस्ट तो रिट इशू कर ही सकता है, साथ ही साथ अदर राइट्स भी अगर आपके वायलेट हुए हैं उसके अगेंस्ट भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट बॉडी थ्रू आउट कंट्री। हाँ, अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्री में कहीं से भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो रिट इशू कर सकता है। ठीक है, टेरिटोरियल रिट ज्यूरिसडिक्शन इज़ वाइडर। क्यों? क्योंकि ये देश में कहीं भी किसी का भी अगर हुआ है फंडामेंटल राइट वायलेट तो वो इशू कर सकता है, इसलिए बोला जाता है इसका टेरिटोरियल रूट ज्यूरिसडिक्शन वाइडर है। बट हाई कोर्ट के केस में क्या है कि रिट अगेंस्ट बॉडी ओनली कन्फाइंड टू दैट स्टेट टेरिटरी। ये रिट उसी पर्सन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट या अदर राइट के वायलेशन के अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है जो कि उस स्टेट टेरिटरी में फॉल करता है, उस स्टेट टेरिटरी का पार्ट है। इसीलिए बोला गया है कि टेरिटोरियल रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का नैरो होता है। आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 जो है वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, हेंस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रूट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी फॉर हाई कोर्ट, हेंस दे मे रिफ्यूज़। हाँ देखो, हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि भाई हम ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 226 जो है वो डिस्क्रिशनरी है फॉर हाई कोर्ट, बट आर्टिकल 32 जो है वो इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, खुद में एक फंडामेंटल राइट है। और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से किसी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रिट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकता है।
नाउ देख लेते हैं कि रिट के क्या क्या टाइप्स हैं और उसका स्कोप क्या है। तो बेसिकली हमारे पास 4 या 5 टाइप के रिट्स होते हैं, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्यूरारी एंड क्यू वारंटो। इसमें देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, कब इशू किया जा सकता है एंड कब इशू नहीं किया जा सकता है, किसके अगेंस्ट। तो हिबस कॉर्पस के बारे में बात करते हैं। हिबस कॉर्पस का मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, जिसको बाय रॉन्ग मीन्स डिटेन कर लिया गया है, तो उसको कोर्ट बोलता है कि भाई उसको, जिसको डिटेन किए हो उसको मेरे सामने लाओ, उसकी बॉडी मेरे सामने प्रोड्यूस करो, इसलिए इसको बोला जाता है हिबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट, कैन नॉट किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है ये इशू, तो लॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिस पे लगा है उसके अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस टू कंडीशन, अगर किसी और तरीके से आपका डिटेंशन हुआ है तो उस केस में पब्लिक अथॉरिटी पे भी और प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी ये रिट इशू किया जा सकता है। मैंडेमस के बारे में बात करते हैं। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। प्राइवेट बॉडी, प्रेसिडेंट और सीजेआई के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता है। मैंडेमस होता क्या है बेसिकली? मैंडेमस एक वो है कि पब्लिक ऑफिसेस में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो काम करने से मना कर देते हैं, जो बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया जा सकता है कि भाई तुम अपनी ड्यूटी को पूरी करो। पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट को। किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है? प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी है उसको आप जाके और मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हो कि भाई तुम अपना काम करो। सिमिलरली प्रेसिडेंट और सीजेआई के अगेंस्ट भी मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये उनको इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है या प्रिविलेज बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, ठीक है। किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? ये जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ ओनली, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली? टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब कि उसको मना करना कि भाई तुम ये वाला डिसीजन मत लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, ठीक है। प्रोहिबिट करना, तो किसको प्रोहिबिट करोगे? डिसीजन कौन लेता है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी ही लेती है। किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्च्यूरारी। सर्च्यूरारी का मतलब क्या है? सर्च्यूरारी से आपको सुन के ही लग रहा है सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रही है, तो टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब ये है कि प्रोहिबिशन क्या है? आपका प्रिवेंटिव मेज़र है कि भाई हमने प्रिवेंट कर दिया कि भाई तुम ये डिसीजन मत लो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसे मुझे भेजो, ठीक है। बट अगर वो डिसीजन ले लिया तो सर्च्यूरारी क्या है? ये प्रिवेंटिव है प्रोहिबिशन, और सर्च्यूरारी क्या है? क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव कि अब हो गया है, डिसीजन लिया जा चुका है, बट इट विल बी वेरीफाइड, टू बी वेरीफाइड, ठीक है। ये भी किसके अगेंस्ट किया जाता है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के भी अगेंस्ट लिया जाता है। किसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता है? तो लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता है। क्यू वारंटो क्या होता है? क्यू वारंटो ये पूछता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है, किस अथॉरिटी से अगर पब्लिक ऑफिसेस में कोई बैठा हुआ है तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हो या कौन से वारंट के बेसिस पे आप यहाँ पे बैठे हो। किसके अगेंस्ट लगाया जा सकता है? सब्सटैंशिव पब्लिक ऑफिसेस के अगेंस्ट ऑफ परमानेंट कैरेक्टर, जो पब्लिक ऑफिसेस परमानेंट कैरेक्टर के होती हैं उसके अगेंस्ट पूछा जा सकता है। क्रिएटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है? मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। मिनिस्टर के ऑफिस में जाके आप नहीं पूछ सकते हो कि भाई बाई व्हाट अथॉरिटी आप बैठे हो, या किसी भी प्राइवेट ऑफिस में भी जाके आप नहीं पूछ सकते हो कि भाई किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे डायरेक्टर बन के या सीईओ बन के बैठे हो, ठीक है। क्यू वारंटो भी पब्लिक ऑफिसेस परमानेंट कैरेक्टर के अगेंस्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिट हो गए, और ये कहाँ कहाँ पे इशू हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकते, उनका मतलब क्या है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 33 से 35 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 32 के बारे में तो हमने बात कर लिया। नेक्स्ट आता है 33 टू 35। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट, पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट एब्रोगेट कर सकता है किसको, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंट एजेंसी को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऑल्सो एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड करता है, ट्राइब्यूनल अंडर मार्शियल लॉ, also excludes court martial from the writ jurisdiction of Supreme Court and High Court for enforcement of fundamental right। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड करता है कोर्ट मार्शल को। तो बेसिकली आर्टिकल 33 जो है वो कोर्ट मार्शल के बारे में बात करता है, ये याद रखना आप। आर्टिकल 33 क्या बात करता है, वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्ट, अगर मार्शल लॉ लगा है किसी भी एरिया में तो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। ठीक है, अगर मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करेगा, क्या सस्पेंड नहीं करेगा, रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस का रिट नहीं वो सस्पेंड करेगा ऑटोमेटिकली। आर्टिकल 35 क्या है, आर्टिकल 35 बात करता है लेज डाउन दैट द पावर टू मेक द लॉ पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स लाइज ओनली विद पार्लियामेंट नॉट विद स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट के बारे में पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट टू स्पेसिफिक फंडामेंटल लाइज ओनली विद पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर लॉ बनाना है तो वो जो है बस पार्लियामेंट ही बनाएगा, नॉट विद स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लीगल राइट आउटसाइड ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लीगल राइट जो हमारे आउटसाइड ऑफ पार्ट 3 में क्या है हमारे फंडामेंटल राइट, इसके अलावा क्या क्या हमारे पास लीगल राइट है, आर्टिकल 265 पार्ट 7 में है। इसमें क्या है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटीज ऑफ लॉ। सो बेसिकली ये गुंडा टैक्स और उस टाइप का टैक्स कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता है अगर अथॉरिटी के द्वारा नहीं लगाया गया है, अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा, तो कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल 300A पार्ट 12 में है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, लीगल राइट बन गया अभी प्रॉपर्टी राइट। आर्टिकल 301 जो पार्ट 13 में वो क्या बात करता है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है, आर्टिकल 326 क्या बात करता है, एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट, ये लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये पार्ट 4 में है जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया 1937, ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड सब, बट ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। DPSP जो है, DPSPs आर आइडल्स द स्टेट मस्ट कंसीडर वाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी। तो DPSP क्या है, एक आइडल्स है जो स्टेट को कंसिडर करना चाहिए जब वो अपना लॉज या पॉलिसी बना रहे हैं तो। ठीक है, रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, उसी को रिजेंबल करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। एम टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट नॉट अ पुलिस स्टेट। ठीक है, ये एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने के बारे में बात करता है, पुलिस स्टेट स्टैब्लिश करने के बारे में बात नहीं करता है। डंडे के बल पे शासन नहीं करना है, वेलफेयर स्टेट बनाओ। ठीक है, दो नॉन जस्टिसिएबल, ये जस्टिसिएबल नहीं है। DPSPs हेल्प कोर्ट इवेलुएट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज ऑफ लॉ। ठीक है, आप DPSP को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि इसको जस्टिफाई करो, इसके बेसिस पे हमें जजमेंट दो, बट यस DPSPs जो हैं वो कोर्ट को अपना डिसीजन बनाने में डेफिनेटली हेल्प करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने में, लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने में DPSP हेल्प करती हैं कोर्ट का। DPSPs do not limit legislative और executive functions but act as guideline। ये फंडामेंटल राइट जो है, कुछ फंडामेंटल राइट जो वो रिस्ट्रिक्टिंग नेगेटिव इन नेचर है, जो स्टॉप करता है कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भाई तुमको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना पड़ेगा। बट DPSP जो है वो किसी भी टाइप का लिमिट नहीं लगाता है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, रादर ये एक एज अ गाइडलाइन एक्ट करता है कि भाई अगर तुम नियम बना रहे हो तो इसको कंसिडर करके बनाओ, अच्छा होगा, सबका वेलफेयर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल वाइज, कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। आर्टिकल 36 क्या करता है, डिफाइंस द स्टेट टर्म, डिफाइन द टर्म स्टेट। जो आर्टिकल 12 में हमने बात करा ना, आर्टिकल 12 में था या आर्टिकल 13 में था, देख लेना एक बार। जो स्टेट का हमने डेफिनेशन बात करा, सेम वो यहाँ पे भी बात करता है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन गवर्नेंस। आर्टिकल 37 बोलता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट है कि इन प्रिंसिपल को गवर्नेंस में अप्लाई करो। नेक्स्ट देखते हैं डीपीएसपी का टेबल देखते हैं क्या है कैसे है। तो डीपीएसपीज को कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसी भी पार्ट में नहीं बांटा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोशलिस्ट डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी एंड लिबरल डीपीएसपी की बात हो रही है, ऐसा बाइफर्केशन हमको एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता है। बट डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी किस टाइप को रिप्रेजेंट करता है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो सोशलिस्ट डीपीएसपी क्या है, आर्टिकल 38 जो है वो सोशलिस्ट डीपीएसपी में आता है। ये क्या बोलता है, 37 का बात कर लिया हमने। 38 क्या बोलता है, प्रोमोट वेलफेयर ऑफ स्टेट, रिड्यूस इनइक्वालिटी, 41st अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन, इक्वल पे, हेल्थ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रेन, नॉट अब्यूज्ड, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, 42nd अमेंडमेंट के एक्ट से आया था, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल 39। फिर आर्टिकल 39A आया, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, 42nd अमेंडमेंट से आया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारा हम सोशलिस्ट डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशलिस्ट डीपीएसपी। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क का हमें राइट देता है। एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 42 ह्यूमन वर्क कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 43 डिसेंट लाइफ, कल्चर, अपॉर्चुनिटी टू वर्कर। आर्टिकल 43 क्या बात करता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया इसको भी। आर्टिकल 47 है जो लास्ट हमारा सोशलिस्ट डीपीएसपी है, ये पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गांधीयन डीपीएसपी। गांधीयन डीपीएसपी में हमारा फर्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 40, जिसमें विलेज पंचायत की बात होती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43 जो कि प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 43B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि 97th अमेंडमेंट 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 46 जो प्रमोट करता है SC/ST एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 47 आता है इसके बाद जो प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में। आर्टिकल 48 प्रोहिबिटिंग काउ स्लॉटर, ठीक। फिर कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीयन एंड मार्क्सिज्म इज फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गांधीयन डीपीएसपी, ठीक है। इंश्योर सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा लिबरल डीपीएसपी। लिबरल डीपीएसपी में हमारा आता है आर्टिकल 44 जो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल एज ऑफ 14 जो हमारा बात करता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है हमारा। आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट का, वो भी हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बात करता है 6 to 12 एज तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की जो बात करता है। आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज जो हमारा लिबरल डीपीएसपी का एक पार्ट है 49 जो कि मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 क्या करता है, प्रोमोट इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस अंडर आर्टिकल 39BC के बारे में बात किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आउटसाइड ऑफ डीपीएसपी क्या क्या है हमारा, आर्टिकल 335 जो SC/ST सर्विस के बारे में बात करता है, पार्ट 16 में है। आर्टिकल 350A क्या है, मदर टंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, पार्ट 17 में है। आर्टिकल 351 बात करता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, पार्ट 17 में है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनके बीच बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है।
स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरई राजन केस 1951। इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से बड़ा बताया गया। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कब बताया गया, चंपकम दुरई राजन स्टेट के केस में, कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है बट डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल राइट को एडवांटेज मिल गया ओवर डीपीएसपी। नेक्स्ट आता है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। इसमें क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फंडामेंटल राइट को तो अमेंड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसमें इंसर्टेड आर्टिकल 31C। इसमें क्या बात किया गया, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। आर्टिकल 39B एंड C, 39B एंड C को अमेंड करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सच लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। ये हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। इसमें क्या हुआ, अपहेल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टक डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C का जो सेकेंड पार्ट था उसको स्टक डाउन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें गेव डीपीएसपी सुप्रीमेसी ओवर ऑल फंडामेंटल राइट्स। सो डीपीएसपी को सुप्रीमेसी मिल गई एबव ऑल फंडामेंटल राइट। कहाँ पे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। इसमें क्या किया गया, फिर से यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट को नीचे कर दिया गया था डीपीएसपी से, उसको रीअफर्म किया गया कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी बट अपहेल्ड दैट डीपीएसपी 39B एंड C इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट ऑफ 14th एंड 19। 14 क्या करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 19 क्या बताता है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। इन दोनों से डीपीएसपी का 39B एंड 39C ये तो बड़ा है। ठीक है, ये मिनर्वा मिल केस में रीअफर्म हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम, करंट स्टेटस क्या है, फंडामेंटल राइट आर सुप्रीम बट कैन नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करने, कैन नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी 39B एंड C ओनली। 39B एंड C को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को तो अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि पार्ट 4A आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है। कहाँ से इंस्पायर हुआ, यूएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकमेंड किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था। उस टाइम पे टोटल 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। 11th वाली ड्यूटी ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, नेचर क्या है इसका, एप्लीकेबल टू सिटीजन ओनली। फंडामेंटल राइट क्या है, सिटीजन को ही एप्लीकेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, नो लीगल सैंक्शन और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई भी लीगल मैकेनिज्म नहीं है। अब ये हमारे टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, फॉलो द नोबल्स आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिफेंड द कंट्री, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, preserve rich cultural heritage, protect and improve the natural environment, develop scientific temperament, humanism and spirit of inquiry, safeguard public property, strive for excellence in all sphere, provide education to children of 6 to 14। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया 11th वाले फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 386 के अंदर जो है पार्ट 20 में जो मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 368 इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 368 एम्पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउटलाइन द प्रोसीजर। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ ब्लेंड ऑफ बोथ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस वाज लेड डाउन इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973।
टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं? पहला है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लगेगा, ठीक है। किस किस टाइप के अमेंडमेंट में सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लगेगा? ये डन आउटसाइड ऑफ आर्टिकल 368, इसको 368 में कंसिडर नहीं करते हैं हम, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लग रही है इसमें। यूज़ फॉर किसके किसके लिए यूज़ होता है? क्रिएशन, अल्टरेशन, रिमेनिंग एंड रीनेमिंग ऑफ स्टेट, ठीक है। जो हमने बात करा ना कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी होगा वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो उसी में इसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं यूज़ किया जा सकता है आर्टिकल 368, ये सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। सिटीजनशिप के केस में, सेकंड शेड्यूल के केस में, 5th एंड 6th शेड्यूल के केस में, ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, एंड दैट वोंट फॉल अंडर आर्टिकल 368। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये होगा एज पर आर्टिकल 368। इसके अंडर क्या क्या किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। ऑल अदर प्रोविजंस नॉट रिक्वायर स्टेट राटिफिकेशन। इसके अलावा भी जितने भी प्रोविजंस जिसमें स्टेट राटिफिकेशन नहीं लगेगा उन सबको भी हम स्पेशल मेजॉरिटी से आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल मेजॉरिटी तो लगेगा ही, प्लस हाफ ऑफ स्टेट राटिफिकेशन भी लगेगा। इसको करने के लिए कौन कौन सा काम करने के लिए इतना हमको स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ स्टेट राटिफिकेशन चाहिए, तो उसको देखते हैं। बट ये इसको करते कैसे हैं? स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या होगा कि स्पेशल कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ हमको जितने भी स्टेट हैं उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए, ठीक है। अब ये कौन कौन से प्रोविजंस में ये चाहिए हमको? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट के लिए चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के लिए चाहिए, 7th शेड्यूल यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए ये लगेगा। गुड्स जीएसटी काउंसिल में हम कुछ चेंज कर रहे हैं उसके लिए भी लगेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट को चेंज कर रहे हैं, कुछ पार्लियामेंट की सीट को बढ़ा घटा रहे हैं, उसमें भी स्टेट राटिफिकेशन लगेगा। और अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर 368 को ही तुम अमेंड कर रहे हो उसमें भी स्टेट राटिफिकेशन लगेगा। अदरवाइज तो तुम 368 का प्रोविज़न ही चेंज कर दो और अपने फेवर में कर लो, उसमें भी स्टेट राटिफिकेशन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आई थिंक ये एक नया टॉपिक है एंड इट स्टार्ट्स विद अ होल न्यू फ्लेवर। सो इसको हम लेट्स सी इट टुमारो, ठीक है। थैंक यू।